गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे, क्योंकि वो मानते थे कि उस समय जो हिंदू मुस्लिम वायलेंस चल रहा था पूरे देश में वो उनकी नाकामी की वजह से चल रहा था। तो क्योंकि वो मानते हैं कि गांधी जी रेसिस्ट थे। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों को ब्लैक अफ्रीकन के मुकाबले इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कि गांधी जी दलित्स का इतना भला नहीं चाहते थे, बल्कि वो बस उनका समर्थन चाहते थे। ये है अनिल विज, हरियाणा में बीजेपी के एक मिनिस्टर, और सुनिए कि वो महात्मा गांधी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैंने कभी इनकार नहीं किया कि राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के टुकड़े करवाने में उनका हाथ रहा है। अनिल विज की तरह कई और नेता महात्मा गांधी की लगातार आलोचना करते हैं। जैसे बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार ये तक कहा, इतिहासವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ तन्निगिरो रक्तनु हेपगट्टोगुत्ते। और दूसरी तरफ ऐसे भी नेता आपको मिल जाएंगे। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू तो कहाँ चले गए। इंडिया की आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर गांधी जी की जो इमेज है आज की राजनीति में वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी किताबें तो ये कहती हैं कि गांधी जी एक महात्मा थे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह से हमें आजादी दिलाई, पर इस कहानी में अटूट विश्वास करने में एक खतरा है। बाबू तो कहाँ चले गए। प्रधानमंत्री मोदी के कई सपोर्टर्स का मजाक बनाया जाता है उनको भक्त बुलाकर। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम में से कितने लोग गांधी जी के भक्त बन गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धर्म में भक्ति आपको मोक्ष दिला सकती है, पर राजनीति में ऐसी भक्ति एक डिक्टेटरशिप ला सकती है। गांधी जी के एक बहुत बड़े फैन जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो को, जो उस समय अपनी मूवी गांधी के लिए रिसर्च कर रहे थे, ये कहा था कि गांधी जी एक महान आदमी तो थे, पर उनकी भी कमजोरी थी। इनफैक्ट गांधी जी ने खुद कहा था कि क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी के बारे में 4 ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। उनके सेक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, गांधी जी की रेसिज्म की कहानियां, उनके कास्ट सिस्टम पर विचार और उनकी इकोनॉमी पर पॉलिसीज। बस एक बात याद रखना कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर चैनल की ग्रोथ होगी तभी हमारे वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे। ये फोटो ली गई थी महात्मा गांधी की मृत्यु के कुछ समय पहले। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी अपनी 2 पोतियों के साथ हैं, मनु और आभा। मनु और आभा ने गांधी जी की इतनी मदद करी कि कई बार उनको गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स भी बुलाया जाता है। पर गांधी जी ने मनु और आभा के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जिनको आप अजीब के सिवा कुछ और कह ही नहीं सकते। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और आभा और मनु शामिल थी, जो गांधी जी से करीब 60 साल छोटी थी। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत कम समय तक चला, पर ये कितना अजीब था जिसकी वजह से गांधी जी के कई समर्थक एकदम शॉक हो गए थे, जिस तरह शायद आप हो गए अभी, जब उनके कम से कम 2 हेल्पर, स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर को ये पता चला कि वो 19 साल की मनु के साथ बिस्तर पर सो रहे हैं। तो उन लोगों ने विरोध करने के लिए गांधी जी को छोड़ दिया, पर इंडियन मीडिया ने इस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करी। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, जिन्होंने गांधी जी पर मशहूर किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी कहा, is called the strangest experiment. And there are so many experiments. This is one on which even the most painstaking and hard-working biographer can't completely get a handle. पर अब सवाल यह है कि गांधी जी ने ये किया क्यों? 1906 में गांधी जी ने निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे, जिस वजह से उन्होंने 40 साल तक सेक्स नहीं किया था किसी के साथ। और जब उन्होंने नंगी लड़कियों को अपने बिस्तर में बुलाया, वो उनके लिए एक तरीका था एक मेंटल टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि अपनी इच्छाओं पर उनका कितना सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम है। गांधी जी के हिसाब से किसी व्यक्ति में ऐसा सेल्फ कंट्रोल तब आएगा जब वो नंगी लड़कियों के साथ सो पाएंगे, चाहे वो लड़कियां कितनी भी सुंदर हो, पर उसके बावजूद वो सेक्सुअली एक्साइटेड ना हो। अब दूसरा सवाल पे आते हैं कि गांधी जी के लिए ये अपने आप को प्रूव करना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि वो मानते थे कि उस समय जो हिंदू मुस्लिम वायलेंस चल रहा था पूरे देश में वो उनकी नाकामी की वजह से चल रहा था। तो गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो अपनी सारी खामियों को सुधार पाएंगे, इंक्लूडिंग सेक्सुअल इच्छाएं, तो देश में जो वायलेंस चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मुझे भी पता है कि आप सोच रहे हो कि इस आर्ग्यूमेंट में लॉजिक क्या है, मैं भी लॉजिक ही ढूंढ रहा हूँ। सेक्स के ऊपर उनके और भी विचार थोड़े अजीब ही थे।
गांधी जी मानते थे कि सेक्स का अकेला मकसद बच्चे पैदा करना है और एंजॉयमेंट नहीं है, जिस चीज को सुनकर जवाहरलाल नेहरू को भी झटका लगा था। वो मानते थे कि सेक्सुअल इच्छाएं आपका दुश्मन है। वो मानते थे कि लड़कों को अपने अंदर का जानवर कंट्रोल करना चाहिए और लड़कियों को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो गांधी जी के विचारों में और आजकल के पॉडकास्टर्स के विचारों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। See, what does semen retention mean is largely taking that energy to your brain, taking it upwards. अब गांधी जी ऐसी बातें सोचने कैसे लगे? कई स्कॉलर्स ने कहा कि ये गांधी जी की पर्सनल हिस्ट्री में एक इंसिडेंट से हुआ। जब गांधी जी 16 साल के थे और उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई, तो गांधी जी को अपने बीमार और मरते हुए पिताजी करमचंद गांधी को छोड़ना पड़ा अपनी बीवी के साथ सेक्स करने के लिए। अब ये बहुत ही ऑकवर्ड होने वाला है, पर कहना है कि गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई जब गांधी जी सेक्स कर रहे थे अपनी बीवी के साथ। इस चीज के लिए गांधी जी अपने आप को दोष देते रहे और फिर वो सोचने लग गए कि सेक्स की वजह से एक आदमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसके अलावा गांधी जी का कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी विश्वास नहीं था। कॉन्ट्रासेप्टिव्स माने तो बर्थ कंट्रोल, कॉन्डम्स, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप बर्थ कंट्रोल यूज कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने एक अमेरिकन सेक्स एजुकेटर को ये कहा कि अगर इंडिया में लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने लग गए तो लड़के और लड़कियां बस सेक्स के लिए ही अपना जीवन जिएंगे और वो मेंटली भी बर्बाद हो जाएंगे। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि गांधी जी अकेले नहीं थे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में विश्वास करते थे, पर शायद ही कोई आदमी होगा जो गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स और सेक्स के ऊपर विचारों को जस्टिफाई कर पाएगा। अब बात करते हैं गांधी जी के रेसिज्म की। इस फोटो को देखिए, ये नौजवान लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गांधी जी का स्टैचू यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से हटा दिया गया है, क्योंकि वो मानते हैं कि गांधी जी रेसिस्ट थे। क्या गांधी जी और रेसिस्ट? हाँ। A group of lecturers and student campaigners who have been campaigning for the removal of India's Mahatma Gandhi statue. Now the activists complained that Gandhi was a racist. और उनकी यूनिवर्सिटी में गांधी जी का स्टैचू नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अफ्रीकन व्यक्ति का स्टैचू होना चाहिए। गांधी जी 24 साल के थे जब वो साउथ अफ्रीका गए 1893 में, जहाँ वो एक इंडियन ट्रेडर को एक केस में मदद कर रहे थे। Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. साउथ अफ्रीका आने के बाद गांधी जी ने उधर 21 साल बिताए। उसी साल उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, इसके बावजूद कि उनके पास एक फर्स्ट क्लास टिकट थी, क्योंकि वो जगह बस गोरों के लिए रिजर्व करी गई थी। इस इंसिडेंट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि कैसे इस इंसिडेंट ने गांधी जी को इंस्पिरेशन दिया अपनी पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का। इस बुक ने बताया कि गांधी जी की पहली सोशल लड़ाई इस ट्रेन इंसिडेंट को लेकर ही थी। पर गांधी जी की बस ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो एक भारतीय थे और उनके खिलाफ भेदभाव किया गया, बल्कि उनकी एक और प्रॉब्लम थी कि उनको साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के साथ क्यों जोड़ दिया गया। ब्लैक्स को तो गांधी जी ने काफिर तक बुलाया। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों को ब्लैक अफ्रीकन्स के मुकाबले इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कॉलोनियल साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट को उन्होंने एक लेटर में लिखा कि अंग्रेज लोग और इंडियंस दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि हम सब इंडो आर्यन हैं। जब वो एक बार मुंबई आए तो उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के गोरो लोगों ने उनका अपमान किया ये कहकर कि वो काले अफ्रीकन्स, जिनको उन्होंने काफिर बुलाया, उनके सम्मान है। इसके अलावा उन्होंने कई अपशब्द भी बुलाए जो बस शिकार करना जानते हैं और जिनका अकेला मकसद है कि वो अपने पशु के जरिए एक बीवी खरीदे और वो अपनी पूरी जिंदगी आलस में और नंगे होते हुए बिताए। 1903 में तो उन्होंने ये भी लिखा कि गोरे लोग एक महान रेस है, जबकि काले लोग बहुत गंदे होते हैं और जानवरों की तरह रहते हैं। अब आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ, पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ आप सारी सोर्सेज एकदम डिटेल से पढ़ सकते हो। अब गांधी जी के बायोग्राफर रामचंद्र गुहा ने कहा कि इसमें गांधी जी की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उस समय कई लोगों की ऐसी ही सोच थी। वो कहते कि अपनी नौजवानी में गांधी जी जरूर रेसिस्ट थे, पर उसके बाद उनके विचार बदल गए थे। पर कई अफ्रीकन स्कॉलर्स ने कहा कि ये सच नहीं है। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां गांधी जी ने काफिर और दूसरे खराब शब्द यूज करे अफ्रीकन लोगों के लिए जब वो 40 साल की उम्र के भी हो गए थे। फिर गांधी जी के हमारे कास्ट सिस्टम पर विचार भी थोड़े अजीब से थे। जैसे B.R. अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि गांधी जी दलित का इतना भला नहीं चाहते थे, बल्कि वो बस उनका समर्थन चाहते थे। He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables
drawn into the Congress. पर हमें तो सिखाया गया था कि गांधी जी ने बहुत कारनामे करे दलित्स के लिए। अब ये सच जरूर है, गांधी जी ने छुआछूत, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए कई चीजें करी, पर वो कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहते थे। कई सालों तक उनका विश्वास था कि हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम का एक बहुत अहम रोल है। जैसे गांधी जी ने लिखा था कि कास्ट सिस्टम हिंदू समाज की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से जो हमारे समाज का नेचुरल ऑर्डर है वो बना रहता है। गांधी जी इंटर कास्ट शादियों को भी सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी के ऐसे अजीब विचारों के बारे में हमें और पता चला उनके एक लेख द आइडियल भंगी से, जहाँ गांधी जी ने कहा कि एक भंगी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो टॉयलेट साफ करते हैं और हमारे समाज को स्वस्थ रखते हैं। वो कहते हैं कि उनके हिसाब से एक बेहतरीन भंगी वो होगा जिसको साफ सफाई के बारे में हर चीज पता हो। उनको पता होना चाहिए कि टॉयलेट की बदबू कैसे हटाई जाती है। ऐसे विचारों की वजह से ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि वो गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ है और गांधी जी एक डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी अपनी अंग्रेजी राइटिंग्स में ये बोलते थे कि वो कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते हैं, बल्कि गुजराती राइटिंग में वो कुछ अलग ही बयान करते थे। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas. इन अलग विचारधाराओं की वजह से ही जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगी, जहाँ बस दलित वोटर्स दलित लीडर्स चूज करेंगे, वही गांधी जी इस चीज से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि इस चीज से हमारा समाज और डिवाइड हो जाएगा। इसी वजह से दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज मिला पूना पैक्ट के जरिए, जो साइन हुआ था 1932 में, जहां दलित्स के लिए सीट्स रिजर्व करी गई सरकार में। मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। गांधी जी की हत्या के कई साल बाद भी कई दलित स्कॉलर्स ने कहा कि गांधी जी एक कास्टिस्ट थे जो कास्ट सिस्टम को हटाना नहीं चाहते थे बल्कि उसको बनाए रखना चाहते थे। अब कुछ साल बाद गांधी जी के विचार चेंज जरूर हुए। जैसे 1935 में उन्होंने लिखा कि कास्ट को हटाना होगा और कास्ट सिस्टम हमारी देश की ग्रोथ के लिए हानिकारक है। पर हमें किस गांधी पर विश्वास करना चाहिए? वो गांधी जिसने कास्ट सिस्टम का समर्थन किया या वो गांधी जिसने 10 साल बाद इसको हटाने की बात करी? अब हमने सेक्स की बात कर ली, रेसिज्म की और कास्ट की। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो मेरे हिसाब से आप में से कई लोग नहीं जानते हो। वो है गांधी जी के व्यूज इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल ही नहीं है बल्कि इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉसिबल है उनको। जैसे गांधी जी मानते थे कि देशों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थी आत्मनिर्भर रहना और वो चाहते थे कि हमारा देश वही कंज्यूम करे जो हम प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से ही गांधी जी ने छोटे छोटे बिजनेसेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बिल्कुल नफरत करते थे, क्योंकि जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे उन्होंने बहुत इनइक्वालिटी देखी, जिसका उन्होंने दोष इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डाला। इसके अलावा गांधी जी ये भी मानते थे कि बिजनेसेस का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों की हेल्प करना होना चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि कंपनीज अपना प्रॉफिट एक ट्रस्ट में डाले और इस ट्रस्ट का बोर्ड वो पैसा समाज के लिए यूज करे। पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गांधी जी के ये विचार बहुत इम्प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी का जो विलेज बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल था वो इंडिया को मॉडर्नाइज ही नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने दावा किया है कि गांधी जी के इस मॉडल की वजह से इंडिया अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गांधी जी के इस मॉडल से हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जो ट्रस्टी का मॉडल है उसकी वजह से अमीर लोग पैसा समाज के अमीर लोग को ही देंगे और गरीबों की इतनी मदद नहीं करेंगे। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि हमें गांधी जी के आइडियाज पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी फिलॉसफी पर फोकस करना चाहिए। जैसे गांधी जी के आत्मनिर्भर के आइडियाज आज के दौर में बहुत एप्लीकेबल हैं, जब हम हमारे प्लैनेट को नष्ट कर रहे हैं तेल और दूसरी रिसोर्सेज की वजह से। उल्टा क्लाइमेट चेंज में एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, जो गांधी जी की आत्मनिर्भर फिलॉसफी से बहुत मिलता जुलता है। सर्कुलर इकोनॉमी के हिसाब से जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमें कंज्यूम करना चाहिए और वापस प्रोडक्शन में यूज करना चाहिए। फिर कई लोगों ने यह भी कहा कि गांधी जी का जो आइडिया था कि कंपनीज को बस पैसे नहीं कमाने चाहिए बल्कि समाज की रक्षा भी करनी चाहिए, वो अभी भी बहुत जरूरी है। जैसे राहुल बजाज जो बजाज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, वो मानते हैं कि किसी भी कंपनी को सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए और एक सस्टेनेबल कंपनी बनानी चाहिए। दूसरी इंडियन कंपनीज जैसे टाटा ने यह भी कहा है कि वो गांधी जी के आइडिया से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट टाटा का ट्रस्टीशिप मॉडल गांधी जी के आइडिया से मिलता जुलता है। पर यह भी बात हमें स्वीकारनी होगी कि गांधी जी की इस बारे में हर बात प्रैक्टिकल नहीं थी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही आज इंडिया के कई गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए।
आजादी से पहले गांधी जी के कई क्रिटिक्स थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ही नहीं बल्कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी, जो मानते थे कि गांधी जी के अहिंसा की अप्रोच की वजह से हमारी आजादी को ज्यादा समय लग रहा था। पर इन क्रिटिसिज्म के बाद भी इन सारे नेताओं ने गांधी जी की कमिटमेंट पर कभी सवाल नहीं उठाए। वो गांधी जी की हर बात से अग्री नहीं करते थे, पर वो गांधी जी से इंस्पायर्ड जरूर थे और ये मानते थे कि वो इंडिया की आजादी के लिए एक बहुत जरूरी पॉलिटिकल लीडर है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गांधी जी के समय के साथ विचार भी बदले। जैसे 1931 में एक स्पीच में उन्होंने बताया कि कैसे अफ्रीकन लोग भी महान हैं। एक महीने बाद गांधी जी ने ये भी कहा कि हमारी आजादी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स को भी आजादी मिलनी चाहिए। कास्ट सिस्टम के ऊपर भी उनके विचार बदले जब उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को हटाना होगा। और ये हमें याद रखना चाहिए कि किसी का भी भक्त बनना एक बुरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने जो हर चीज करी वो एक ड्रामा थी और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था हमारी आजादी में। पर इसके साथ ही साथ हमें गांधी जी की आलोचना भी करनी चाहिए। और अनडाउटेडली गांधी जी हमारे इतिहास में सबसे बड़े लीडर्स में से एक है। बस हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि कोई परफेक्ट नहीं होता यार, चाहे वो गांधी जी हो या फिर मोदी जी हो, किसी के भी भक्त ना बनो और उसमें आपका भी भला है और उनका भी। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी देखना जहाँ हम बात करते हैं गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे की। इस पर जरूर क्लिक करना।